सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती है, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी के नज़रों में। इसलिए सब्र करना सीखिए, आपका वक्त ज़रूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 26 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उनको पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करेंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखकर क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपनी स्थानीय रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी को लॉन्च किया है? तो देखिए, ये देश आपका ईरान है। और दूसरा था कि भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है? तो देखिए, ये आपका मालदीव है। और तीसरा था कि हाल ही में भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 2 साल पूरा कर लिया है? तो देखिए, ये जो भारत का अंतरिक्ष मिशन है इसका नाम है चंद्रयान-2। और चौथा था कि हाल ही में किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की पेशकश की है? तो देखिए, ये कंपनी आपकी IBM है और IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और ये एक अमेरिकन कंपनी है। पांचवा था कि हाल ही में किसने कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया? तो देखिए, इस गेम को लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए, अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो DRDO के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है जी सतीश रेड्डी, इनका कार्यकाल टोटल 2 सालों के लिए बढ़ा दिया है। और देखिए, इसके अलावा जो आपके जी सतीश रेड्डी हैं इनको एक और पदभार दिया गया है। देखिए, आप बता दूं सबसे पहले कि जो आपके जी सतीश रेड्डी हैं ये 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव भी के रूप में भी कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये दो पद पर काम करेंगे, यानी कि जो जी सतीश रेड्डी हैं ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये DRDO के अध्यक्ष पद पर भी 2 साल तक बने रहेंगे और साथ ही ये रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। और देखिए, आप बता दूं जो आपके जी सतीश रेड्डी हैं इन्हें 2 सालों के लिए यानी कि अगस्त 2018 में इस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष पद पर अपॉइंट किया गया था और इस बार फिर से 2 सालों के लिए इनका जो कार्यकाल है ये बढ़ा दिया गया है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, अश्विनी भाटिया जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। देखिए, आपको मैं एक बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, उसको आप याद रखेंगे। देखिए, जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो इसमें एक चेयर पर्सन होता है और इस वर्तमान में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयर पर्सन है रजनीश कुमार। और इसमें 4 पद होते हैं प्रबंध निदेशक के। तो देखिए, इसमें 3 प्रबंध निदेशक ऑलरेडी हैं, चौथे अभी हाल ही में जो आपके एक गुप्ता जी थे, PK गुप्ता। ठीक है, तो PK गुप्ता रिटायर हुए थे और इन्हीं के स्थान पर अश्विनी भाटिया को अपॉइंट किया गया है। बाकी के जो 3 प्रबंध निदेशक हैं तो ये हैं आपके दिनेश खारा, अरिजीत बसु और CS सेट्टी। तो देखिए, यहाँ पे आपको चारों के नाम याद रखने हैं। याद रखना है कि जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके 3 प्रबंध निदेशक हैं, दिनेश खारा, अरिजीत बसु और CS सेट्टी। और इसके चौथे प्रबंध निदेशक अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं अश्विनी भाटिया, किसके स्थान पर? PK गुप्ता के स्थान पर। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण देने की घोषणा की है, यानी कि आरक्षण का जो लेवल है यहाँ पे 100% पहुँच गया है मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में 10वीं या फिर 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले ही जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ पर सरकारी नौकरियों में सेवा के लिए पात्र होंगे। यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपको मध्य प्रदेश बोर्ड से वहाँ पर आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। और आपको बता दूं, 1 साल पहले जब आपके कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो 9 जुलाई 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% आरक्षण की घोषणा की थी। और अभी हाल ही में ये काम किसने किया है? देखिए, यहाँ पे अंतर है
इन्होंने निजी निजी सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लिए 70% आरक्षण दिया था। किसने? कमलनाथ ने। लेकिन जो आपके अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने 100% आरक्षण किसमें दिया है? सरकारी नौकरियों में। और कंडीशन क्या रखा है? आपको 10वीं और 12वीं की कक्षा जो है क्लास जो है ये मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करना पड़ेगा, अगर आप मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं तो। देखिए, जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है, इसकी राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल, इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और चौथा प्रश्न है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो आपका दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग है, इसका चेयरमैन बनाया गया है जाकिर खान को। देखिए, जो आपका दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग है, इसके चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम का जो कार्यकाल है ये खत्म होने के बाद जाकिर खान को नया चेयरमैन बनाया गया है। देखिए, जो आपका दिल्ली का अल्पसंख्यक आयोग है, तो इसके चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है ये 3 सालों का होता है। तो जाकिर खान का भी जो कार्यकाल होगा ये 3 सालों का होगा। तो याद रखिएगा, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? जाकिर खान। और इन्होंने डॉक्टर जफरुल इस्लाम का स्थान लिया है इस पद पर। और पांचवा प्रश्न है, सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर जो है एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो देखिए, जो आपका सिक्किम राज्य है वहाँ पर एक प्लेस है नामची। तो नामची में जो है बाईचुंग भूटिया, जो कि भारत के फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे, इनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। और ये स्टेडियम जो है ये बाईचुंग भूटिया के जन्म स्थल दक्षिणी सिक्किम के तिनकीतम जिले से 25 किलोमीटर दूर है। और देखिए, भारत में अब तक ये पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नामकरण किसी फुटबॉलर के नाम पर किया जा रहा है। देखिए, साल 1995 की बात है। 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में जो कि बाईचुंग भूटिया, इन्होंने पदार्पण किया था। और इन्होंने 2011 में फुटबॉल से संन्यास भी ले लिया था। और जो आपके बाईचुंग भूटिया हैं, देखिए इन्हें साल 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो बाईचुंग भूटिया के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन सबसे बड़ी घटना है कि सिक्किम के नामची में बाईचुंग भूटिया, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, इनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। छठा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा बढ़ा दी है 31 दिसंबर तक। और आपको बता दूं, कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से पहली बार दस्तावेजों को जो रिन्यू करने का अवधि था इसको 30 जून तक बढ़ाया गया था। फिर बाद में इसको बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया। और अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 31 दिसंबर। यानी कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है अपनी वाहन से संबंधित और उसको रिन्यू कराना है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर घर में बैठिए। आपको जाके आरटीओ ऑफिस में लाइन नहीं लगाना है, वरना डंडे पड़ेंगे पुलिस के। क्योंकि सरकार ने सख्त आदेश दिया है कि जितने भी आरटीओ ऑफिस है वहाँ पर वाहन से संबंधित जितने भी दस्तावेज है उनका नवीनीकरण करने के लिए भीड़ ना बढ़ाई जाए। तो 31 दिसंबर 2020 तक आप अपने वाहन का जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको नवीनीकरण मत कराइए। बिल्कुल वैसे ही यूज कीजिए जैसे पहले करते थे आप। आपसे कोई वाहन मतलब कोई भी फाइन नहीं लिया जाएगा, यानी कि आपका चालान नहीं काटा जाएगा। बस आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त। सातवां प्रश्न है, हु पेंटेड माई लस्ट रेड पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, इस हु पेंटेड माई लस्ट रेड पुस्तक को लिखा है श्री अय्यर ने। देखिए, आप बता दूं ये किताब जो है बॉलीवुड क्रिकेट से मिलता है, जो कि राजनेताओं से मिलता है पर आधारित है। और देखिए, ये पुस्तक जिसका नाम है हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ये जो है श्री अय्यर की मनी ट्राइलॉजी श्रृंखला पुस्तक की दूसरी पुस्तक है उस सीरीज की, ठीक है। और पहली पुस्तक जो थी वो थी आपकी हु पेंटेड माई मनी वाइट। तो हु पेंटेड माई मनी वाइट और हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ये दोनों पुस्तक किसकी है? श्री अय्यर की। ये नोट कर लीजिएगा। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने उपभोक्ता उत्पाद की एक श्रृंखला पेश करने के लिए देश के असमान बिक्री क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए सुपर ऐप नाम का एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो देखिए, आपको बता दूं जो आपका टाटा समूह है, टाटा समूह ने अभी हाल ही में उपभोक्ता उत्पाद की एक श्रृंखला पेश करने के लिए तथा साथ ही देश के असमान बिक्री क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए सुपर ऐप नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और देखिए, इस एप्लीकेशन पर क्या क्या खास बातें होंगी। देखिए, ये एप्लीकेशन खाने पीने ऑर्डरिंग यानी कि खाने पीने का सामान जो है उसका ऑर्डर देने के लिए, फैशन और जीवन शैली यानी कि जो आपका फैशन और लाइफ स्टाइल यानी कि कपड़े जूते चप्पल जो भी हैं, और साथ ही उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, और
अन्य उपभोक्ता उत्पाद, बीमा और वित्तीय सेवाएं, शिक्षा यानी कि किताबें उताबें भी आपको मिलेंगी इस एप्लीकेशन पर, स्वास्थ्य सेवा यानी कि दवाएं भी मिलेंगी, और बिल भुगतान जैसी यानी कि आपका जो पेमेंट गेटवे होता है तो बिल भुगतान जैसी सेवाएं भी जो है आपको मिलेंगी टाटा समूह की इस मोबाइल एप्लीकेशन सुपर ऐप पर। तो सुपर ऐप के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने गॉफेन 9 सीरीज के 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है? तो देखिए जो आपका ये गॉफेन 9 सीरीज का 5वां पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इसको लॉन्च किया हाल ही में चीन ने। देखिए हाल ही में चीन ने उत्तर पश्चिमी चीन के जीयू क्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने इस 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है गॉफेन 9 का जो है लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। देखिए जो आपका ये गॉफेन 9 सीरीज का 5वां पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट के द्वारा कक्षा में भेजा गया है, और ये उपग्रह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। और देखिए ये जो लॉन्चिंग थी, ठीक है, ये जो है लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 343वां लॉन्चिंग था, और 2020 में चीन का 23वां लॉन्चिंग था। तो ये डिटेल्स सारी याद रखनी है गोफेन 9 सीरीज से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि हाल ही में चीन ने अपने गोफेन 9 सीरीज के 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है। और देखिए इस गोफेन 9 के बारे में डिटेल्स और भी हैं। देखिए जो आपका ये गोफेन 9 है, ये एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसे एरोस्पेस डोंगफेंग होंग सैटेलाइट कंपनी लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। ये चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, जो कि चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है। और जो आपका ये गोफेन 9 है, देखिए इस उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से भूमि सर्वेक्षण, शहर नियोजन, सड़क नेटवर्क डिजाइन, फसल उपज अनुमान, आपदा रोकथाम और निपटने के साथ साथ बेल्ट और रोड के निर्माण के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने बात किया है बेल्ट और रोड के बारे में। देखिए ये परियोजना है चीन की, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यानी कि बेल्ट और रोड परियोजना है, ये किस देश की परियोजना है? तो ये चीन की परियोजना है। और देखिए आपको बता दूँ, चीन ने जो है साल 2020 में नवंबर में प्रमुख चीनी मिशन जिसका नाम है चैंग-E5 लूनर सिंपल रिटर्न को लॉन्च करने का जो है लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो दिसंबर में लॉन्च करेगा। अभी तो इसके बारे में बस इतना ही रखिएगा कि ये जो है लॉन्च करने वाला है। बाकी गोफेन 9 के बारे में जितनी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा। और 10वां प्रश्न है, किस गोल्फर ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब को जीत लिया है? तो देखिए जो आपका ये महिला ब्रिटिश ओपन 2020 गोल्फ खिताब है, इसको जीता है सोफिया पोपो ने। देखिए आप बता दूं, जो आपकी सोफिया पोपो हैं ये जर्मनी की एक गोल्फर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रान में 2 स्ट्रोक से थाईलैंड की जैस्मीन सुवानापुरा को हराकर जो है इस वीमेन ब्रिटिश ओपन 2020 यानी कि महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जो है इसको जीत लिया है। और देखिए इस खिताब के साथ सोफिया महिला ब्रिटिश ओपन टूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। 11वां प्रश्न है कि यूफा चैंपियन लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए इस यूफा चैंपियंस लीग 2019-20 के खिताब को जीता है बायर्न म्यूनिख ने। देखिए ये एक फुटबॉल टीम है, और यूफा चैंपियंस लीग जो है ये एक फुटबॉल चैंपियनशिप थी। देखिए जर्मनी की पेशेवर स्पोर्ट क्लब जिसका नाम है बायर्न म्यूनिख, इसने जो है पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हराकर इस यूफा चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब को जो है अपने नाम कर लिया है। देखिए आपको बता दूं, जो आपका ये फाइनल मैच था यूफा चैंपियंस लीग का, ये जो है पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया। और देखिए इस बार का जो ये यूफा चैंपियंस लीग 2019-20 था, तो इसमें जो आपका जर्मनी का ये टीम था बायर्न म्यूनिख, इसने एक रिकॉर्ड बनाया। ये जो है पहला यूरोपीय कप विजेता बन गया जिसने टूर्नामेंट के दौरान यानी कि इस चैंपियनशिप लीग के टूर्नामेंट के दौरान जो है जितने भी मैच थे सभी में जो है सभी मैच को जीत लिया। और देखिए जो आपका ये बायर्न म्यूनिख है, इसका ये छठा यूरोपीय चैंपियंस लीग खिताब था क्रम से, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए यूफा के बारे में कुछ और भी खास बातें हैं। देखिए जो आपका ये यूफा चैंपियंस लीग था, ठीक है, ये फुटबॉल कंपटीशन है, इसको आपको याद रखना है। और यूफा का पूरा नाम है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। और देखिए जो आपका ये यूफा चैंपियंस लीग था, तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब मैचों को जीतने वाला जो टीम है इसका नाम है रियल मैड्रिड। इसने 13 बार जो है ये खिताब जीता है यूफा चैंपियंस लीग का। और इस बार का जो करंट चैंपियन है आपका है बायर्न म्यूनिख, जिसने अभी हाल ही में छठी बार जो है इस यूफा चैंपियंस लीग को जीता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा।
और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे, लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दूं, देखिए इस वीडियो को जो लोग लाइक करना भूल गए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और फिर आगे बढ़ते हैं हम। और आज का टारगेट है कम से कम 2000 लाइक का, तो 2000 लाइक बढ़ाने के लिए सभी लोग अपना योगदान दें वीडियो को लाइक करने में। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है, उत्तर बताइए। दूसरा है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर यानी कि ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की घोषणा की, इसका आंसर बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाता है, उत्तर बताइए। चौथा है कि किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है, उत्तर बताइए। और आपके लिए पांचवा प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है, आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करेंट प्रश्न समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करेंट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।